तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। और इसको पहले थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो ऐसा है कि जब हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो ये जो चैप्टर है ये गैसेस वाला पार्ट में आता है। जैसे तुम लोग जब 11th का सेकंड बुक स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें पहले तुम लोग पढ़ी होगी इलास्टिसिटी के बारे में, अगर याद होगा तो स्टार्ट होता है वो इलास्टिसिटी से। और जब हम बोलते हैं इलास्टिसिटी तो उसमें जो हम मतलब नाम रखते हैं, नाम है मतलब जो चैप्टर का, वो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। और उसमें जो भी हम लोग पढ़ते हैं सब किसके बारे में पढ़ते हैं? सॉलिड्स के बारे में, है ना। उसके बाद फिर इसमें आता है इसके बाद वाला जो चैप्टर आता है वो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कहीं ना कहीं कि जब हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? लिक्विड्स के बारे में। और उसके बाद फिर आता है ये वाला चैप्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है? गैसेस के ऊपर। यानी कि जब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड बुक तो थोड़ा सॉलिड्स के ऊपर बात करते हैं, फिर लिक्विड्स के ऊपर, उसके बाद कहाँ जाते हैं? गैसेस के ऊपर। तो इसमें जो भी डिस्कशन करेंगे किसके बारे करेंगे? गैस से रिलेटेड करेंगे जो भी डिस्कशन होगा हम लोग का, है ना। क्या क्या नाम है वैसे तुम लोग का? तुम्हारा क्या नाम है? प्रज्ञा। तुम्हारा क्या नाम है? वैष्णवी है। तुम्हारा तो जान ही रहे हैं, मोहित। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर हम लोग बात कर लें। तो ऐसा है ना कि जब हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तो पहले ये आया कहां से थ्योरी? असल में अगर थोड़ा सा हम लोग सोचे इसके बारे में कि ये किस बारे में है, पहले चैप्टर क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो इसके अंदर ना ये एक मॉडल है। जैसे कैसे एटम का मॉडल होता है वैसे ही ये एक मॉडल है। दिस इज जस्ट अ मॉडल जो कि किसके बारे में है? गैसेस के बारे में है। लेकिन गैसेस कहाँ? अगर मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम मान लेते हैं ढेर सारा गैस है, तो कंटेनर के अंदर ढेर सारा गैस किस तरह से मोशन कर रहा है उसके बारे में जो डिटेल में हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो उसी को बोलेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन में पहला बात यह है कि मेरे हमको पता है कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई कंटेनर है, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर में मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तुम लोग केमिस्ट्री में आइडियल गैस के बारे में पढ़ा होगा, आइडियल गैस के बारे में सबको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा सा लिंक करके है, कुछ कुछ इसमें हम बताएंगे। जैसे ये मेरे पास मान लेते हैं कंटेनर है और ये कंटेनर में ढेर सारा गैस मॉलिक्यूल्स है। ये इधर से जा रहा है 20 फीट से, फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इस तरफ जा रहा है, फिर एक मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, फिर एक मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है। मतलब कि ये लोग जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन है सारा पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि ये जो मॉलिक्यूल का साइज है बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। तुमको पता है कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है और मॉलिक्यूल से सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी गैस के अंदर। और ये सब तरफ जितना पॉसिबल वेलोसिटी हो सकता है, जितना डायरेक्शन में पॉसिबल वेलोसिटीज हो सकता है, हर डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश कर रहा है रैंडमली सब तरफ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में पहले क्या है कि हम लोग एक कंटेनर, इंट्रोडक्शन में यही बात है कि हम लोग गैस लेंगे और गैस को कहां बंद करेंगे? कंटेनर के अंदर। और हम लोग इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे इसमें कि जब ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडम मोशन कर रहा है तो रैंडम मोशन की वजह से क्या क्या यहां पर इंटरेक्शन वो लोग कर रहा है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन ये होगा, ये लोग जा करके ये जो कंटेनर का वॉल है उससे रेगुलर कोलिजन्स करेगा। ऐसा नहीं कि खाली कंटेनर का वॉल से कोलिजन करेगा, आपस में भी ये लोग क्या करेगा? कोलिजन्स। और कंटेनर का वॉल से भी करेगा। तो जब जा करके कंटेनर का वॉल पे कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने से यहां पर कुछ फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स लगेगा तो कुछ प्रेशर बनेगा। तो वो प्रेशर कितना बनेगा उसका भी कैलकुलेशन करना है, और ये इसका चलने का काइनेटिक एनर्जी कितना है वो सब भी निकालना है। लेकिन ना ये गैसेस का मतलब अगर हम लोग कुछ अजम्पशंस इसमें ना ले, मतलब ये सब पूरा पढ़ाई करने के लिए अगर कुछ अजम्पशन हम लोग ना ले कंसिडरेशन में तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा गैस के बारे में पढ़ना। तो इसीलिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। और इसको छोटा मोटा आदमी मत समझना, बहुत भयानक आदमी था। मतलब इस लेवल का आदमी था कि कोई भी थ्योरी जब आता था तो उसमें वो अपना एनालिसिस डालता था। अपना तो कुछ कुछ नया बात तो बताता ही था, साथ ही साथ जो ऑलरेडी साइंटिस्ट लोग थ्योरी दिया हुआ है उसमें भी अपना कुछ एनालिसिस डालता था। तो मैक्सवेल और उसके साथ साथ मैक्सवेल का पड़ोसी क्लॉसियस, क्लॉसियस, ये लोग दोनों मिल करके डिसाइड किया कि अगर एक कंटेनर के अंदर हम लोग गैस को बंद करेंगे तो वो गैस कितना प्रेशर इंपार्ट करेगा कंटेनर के वॉल्स पे। इस बारे में वो लोग डेराइव करने का सोचा, उस बारे में डिस्कस करने का सोचा। लेकिन उससे पहले वो लोग को लगा कि भाई गैस को तो पढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए क्या किया ना कि वो लोग कुछ अजम्पशंस पहले रख दिया और बोला कि ये अजम्पशंस मानिए
तभी जो हम बता रहे हैं थ्योरी जो भी हम आगे देंगे वो समझ में आएगा और आसानी से समझ में आएगा। तो जब हम लोग केटीजी स्टार्ट करते हैं, अब कहीं से भी तुम अगर केटीजी के बारे में सोचोगे तो पहले कुछ assumptions रहता है, लिखा रहता है assumptions of kinetic theory of gas। तो ऐसा किस लिए रहता है assumption? ताकि उसको मानने से गैस का पढ़ाई करना और आसान हो जाए, assumption इसीलिए लिया जाता है ना। तो देखो अब हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, कहां से? assumption से, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ कुछ केमिस्ट्री का भी पार्ट यूज एकदम होगा, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूलर मास, ये सब एकदम बेसिक्स बिल्कुल यूज होगा, ठीक है। तो खैर उस समय तुम लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री में वैसा वो सब पढ़ा होता है। तो देखो वही हम लोग का हेडिंग अभी, assumptions of ideal gas और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब देखो यहाँ ना बहुत अजीब चीज लिखा है यार, assumptions of ideal gas। ये थोड़ा अजीब लग रहा है भैया, हम लोग तो गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आइडियल गैस कहां से आ गया? क्योंकि असल में ये लोग जो assumption दिया मैक्सवेल और क्लॉसियस मिलके गैस का पढ़ाई करने के लिए, ये assumptions कुल मिला के गैस को पूरे तरीके से आइडियल बना दे रहा था। आइडियल मतलब कि जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। आइडियल गैस जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ता है, जो आइडियल गैस क्या होता है? जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को, और जो गैस लॉ को ओबे करता है, तो उससे एकदम मैच करने लगा जितना ये लोग assumption दिया। इसीलिए हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं कि assumptions of ideal gas, कि मतलब अगर हमको गैस को आइडियल बनाना है तो उसके लिए क्या assumption होना चाहिए। समझ में आया बात? हम क्या बताएं? तो अभी यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे assumption। और जो पहला assumption है वो तो बहुत ही बेसिक है कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि जब ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कोलिजन कर रहा है, किसके अंदर? ये जो कंटेनर हम बनाए थे, कहां गया? ये जो कंटेनर हम बनाए थे इसके अंदर जब ये लोग कोलिजन कर रहा है तो ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। कैसा है? कोलिजन है परफेक्टली। तुम लोग कोलिजन पढ़ता है यार, चैप्टर नंबर जब तुम लोग पढ़ता है वर्क एनर्जी पावर, तो उसके अंदर तुम लोग एक टॉपिक पढ़ता है कोलिजन। उसमें एक कोलिजन तुम लोग जरूर सुना होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सुना है ना? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, नाम तो सुना ही होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जा करके कहीं पर बजड़ाए और बजड़ाने के बाद उसका जो शेप साइज है उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, वैसा का वैसा ही रह जाए शेप साइज। तो पहला असम्पशन इसमें वही हम लोग मान रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कौन कर रहा है? ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये जो हम लोग आइडियल गैस लिए हैं वो मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, थोड़ा सा ही बहुत ज्यादा शार्प हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहने का मतलब है कि जब ये जा करके, ये जो हम लोग कंटेनर बना रहे थे, इसका वॉल से जब जा करके ये टकरा रहा है, तो टकराने के बाद जब ये वापस आ रहा है तो उसका शेप साइज जैसा है वैसा ही है। मतलब स्फेरिकल था टकराने से पहले, तो टकराने के बाद भी स्फेरिकल रहेगा। अच्छा, तुम लोग एक चीज याद होगा यार परफेक्टली इलास्टिक के बारे में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होता था, मतलब कोई लॉस नहीं होता था काइनेटिक एनर्जी। तो वही चीज है कि जब जा करके ये टकराएगा वॉल से और फिर वापस आएगा, तो देखो सबसे बड़ा बात तुमको हम वही बताएं कि इसका शेप साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो समझ में आ गया वो बात है ना? तो यहां पर लिख देते हैं उसके बारे में, नो चेंजेस इन शेप एंड साइज आफ्टर कोलिजन, मतलब शेप साइज फिक्स्ड रहेगा। कुल मिला के हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो छोटा छोटा पार्टिकल है जो कि इस कंटेनर के अंदर बंद है वो लोग रिजिड है, रिजिड इन शेप है। ये क्लियर हो गया इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये पहला असम्पशन हुआ वो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे फिर दूसरा असम्पशन की तरफ। ये एक असम्पशन में एक्सप्लेन किया, दूसरा असम्पशन अभी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होगा, अभी तो बेसिक स्टार्ट हो रहा है। पहला वो लोग बोला कि ठीक है भैया परफेक्टली इलास्टिक है। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक वाला समझ में आ गया। दूसरा चीज अब ये लोग ये माना कि नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। पहले कुछ बेसिक असम्पशन जो हर किताब में दिया रहता है पहले वो बताएंगे, फिर थोड़ा हम लोग चलेंगे एकदम मतलब जो एकदम काम का पॉइंट है तुम्हारे लिए उसके तरफ। हाँ, वो लिखने वाला भी आएगा, ठीक है। तुम लोग को चुप नहीं रहना भाई, बोलना है। इतना चुप चुप रहेगा तो कैसे होगा? एकदम डर लग रहा है कि मतलब कोई सुन लेगा क्या तो खा जाएगा भाई, ऐसा फेस एकदम अजीब सा नहीं बनाना है, कुछ बोलना भी है। नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मेरे लिए तो ये सब नया नहीं है क्योंकि हम तो बहुत पहले से ये ऑनलाइन में तो बहुत पहले से ही लगे हुए। मेरे लिए सब नया नहीं, मेरे लिए बहुत ही सब कॉमन चीज। तुम लोग एकदम नर्वस हो जा रहा है, तुम लोग का चेहरा देखने से लग रहा है एकदम नर्वस आ गया, क्या हो रहा है, ऐसे मत करो यार। तो यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मतलब जो आइडियल गैस का जो पार्टिकल्स घूम रहा है, आइडियल गैस का जो पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहा है, इस पे ग्रेविटी का भी इफेक्ट क्या मान के चला है ये लोग? नेग्लेजिबल। समझ रहा होगा क्यों? क्योंकि तुमको हम बस एक ही देखो असम्पशन है ये। बहुत लोग बोलेगा सर इसमें तो कुछ ना कुछ मास है सर, तो मास है इसमें तो ग्रेविटी तो लगेगा, बात सही है, लेकिन ये लोग इसको हटाने बोल रहा है ताकि पढ़ने में और आसानी हो जाए, इसी के लिए बस नेग्लिजिबल लेने बोल रहा है। अच्छा, ये जो आइडियल गैस का मॉलिक्यूल्स है
इसके पास मास होगा? क्या इनके पास मास होगा? देखो बाबू, मास तो होगा, मास तो होगा, मास रहना तो जरूरी है। अगर मासलेस बोल देंगे तब तो फिर नॉन एग्जिस्टिंग हो जाएगा। तो मास तो है, लेकिन मास कैसा है हर एक पार्टिकल का? वेरी 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 स्मॉल, मतलब जितना कम से कम सोचो। मतलब ये लोग का मास कितना है? तुम्हारा सोच से भी छोटा, तुम्हारा जो सोच है उससे भी छोटा है ये लोग का मास। ठीक है, चलो। तो ये नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सब तो बहुत आसान आसान चीज हुआ, लेकिन हम वो सब भी सारा बता दें। तीसरा चीज, अब थोड़ा सा बढ़िया पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बहुत अजीब सा असम्पशन जो ये लोग लिया इसमें, ये लोग बोला कि all the molecules all the molecules all the molecules all the molecules are only in ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन बताएगा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये बहुत अजीब असम्पशन था। ट्रांसलेटरी मोशन, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन ट्रांसलेटरी मोशन। अब तुम लोग को मालूम होगा मॉलिक्यूल किसको, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है भैया? सिंगल नहीं हो सकता मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल होता है कि नहीं होता है? होता है, तुम लोग पढ़ा भी होगा। मोनो, डाई, ट्राई, नहीं पढ़ा है? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का एग्जांपल क्या होगा? आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जितना भी नोबल गैस, ठीक। और डाई एटॉमिक में जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, और भी बहुत सारा होता है। तो तुम लोग एक चीज ध्यान देना यार, कि जब हम बोल रहे हैं मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक गैस तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे चल सकता है, लेकिन ये जो डाई एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तुम लोग सोचो थोड़ा सा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन भी तो एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि यहां पर अगर ये लोग का कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि नहीं? mr²। दिख रहा है, सारा चैप्टर जोड़ के इसमें घुस रहा है। तो अगर इसमें r है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो ये लोग रोटेशनल मोशन तो एग्जीक्यूट कर ही सकता है, और अपने जगह पे ऐसे वाइब्रेशन भी कर सकता है। तो मतलब अगर ये लोग रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये लोग के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तुम लोग पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे? हाफ I ω²। भाई इतना तो पता ही होगा। लेकिन ये लोग क्या लिख रहा है? ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ओनली इन ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब अगर हम यहां पर ऑक्सीजन भर देंगे तो उसमें हम लोग ये जो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल, सर ऐसा कैसे हम मान ले? देखो असल में ना, तुमको पहले ही हम बताएं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक मॉडल है जो कि वो लोग प्रपोज कर रहा है, अजम्पशन दे रहा है, तो मानना तो पड़ेगा उसको। तो चाहे डाई एटॉमिक हो, चाहे ट्राई एटॉमिक हो, चाहे मोनो एटॉमिक हो, सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन लेके चलना है? स्ट्रेट लाइन वाला, ट्रांसलेटरी वाला। बाकी जो रोटेशनल वाला मोशन है उसको भूल जाना है। तो मतलब कौन कौन सा मोशन हम लोग यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ जो मेन बात है हम वो लिख देते हैं बड़े बड़े अक्षर में। नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा, और नो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक और टाइप का काइनेटिक वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन से भी आता है, तो उसको भी ये लोग बोला कि नेग्लेक्ट करने के लिए। नो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो यार मतलब इसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा, मतलब सिर्फ हाफ mv² वाला काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा, यानी कि जिसको हम लोग लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। मतलब ये पार्टिकल्स के पास सिर्फ लीनियर मोशन होगा और लीनियर काइनेटिक एनर्जी एग्जीक्यूट करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना अभी तक हम लोग पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट, पॉइंट नंबर 4 की तरफ। फिर तुम लोग लिखना आराम से, एक बार में पूरा फटाफट लिख लेना, और लिखना ऐसा कि भैया मतलब तुमको मतलब देख के समझ में आ जाए कि क्या है ओवरऑल, है ना। चौथा देखो, चौथा पॉइंट हम लोग थोड़ा बढ़िया ही बना लेते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जब ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल्स जा करके कोलिजन कर रहा है, किससे कोलिजन करता है? ये लोग, ये जो वॉल है उसी से जाके कोलाइड करता है। मान लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल है, थोड़ा इसको हम बड़ा बनाते हैं तो थोड़ा बढ़िया दिखेगा। मान लेते हैं ये मेरे पास कंटेनर है। तो ऑप्शन यहां पर आता था बढ़िया, कहां चला गया? अच्छा ये वाला है, इसको हटाते हैं पहले। मान लेते हैं ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, और ये जो कंटेनर है इसमें मेरे पास एक मॉलिक्यूल है आइडियल गैस का, जो एक पार्टिकल को हम हाईलाइट कर रहे हैं, जो जाके यहां पर टकराने वाला है। तो इसका मास मान लेते हैं m है,
और ये v स्पीड से जाके इससे कोलाइड कर रहा है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv, और कोलाइड करने के बाद ये वापस भी आएगा, तो जब ये वापस आएगा तब उसका मोमेंटम कितना होगा, mv, कितना होगा, mv, क्योंकि कौन सा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक। तो यहां से इसका फाइनल मोमेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो mv लिखेंगे उसको माइनस mv। हाँ एग्जैक्टली, तुम लोग देखो जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ता होगा तो वहां अगर मोमेंटम को तुम स्केलर ट्रीट करके चलेगा, सारा रिजल्ट गलत आएगा, हर आंसर तुम्हारा गलत आने लगेगा। इसलिए मोमेंटम को हमेशा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टोरियली लेना है। तो इसका अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2mv, यानी कि जब आइडियल गैस का मॉलिक्यूल जा करके कंटेनर का वॉल से टकरा रहा है तो कुछ ना कुछ मोमेंटम है, उसका चेंज आ रहा है, कुछ मोमेंटम में कुछ चेंज आ रहा है, और जब भी चेंज आता है मोमेंटम में तब तब फोर्स लगता है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम एवरेज फोर्स का हो गया ये, एवरेज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर ये लोग दीवार पे फोर्स इंपार्ट कर रहा है, यानी कि दीवार पे ये लोग प्रेशर भी इंपार्ट कर रहा होगा, और ऐसा ऐसा एक पार्टिकल तो नहीं होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा पार्टिकल होगा जो दीवार पे क्या इंपार्ट कर रहा होगा, प्रेशर इंपार्ट कर रहा होगा। तो ये जितना भी पार्टिकल्स है वो सारा इस दीवार पे कितना प्रेशर इंपार्ट कर रहा है उसका भी हम लोग को कैलकुलेशन करना है। मतलब एक बात तुमको इस वाले पोस्टुलेट से समझ में आ रहा है कि जितना भी आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है वो जब जब जाकर के टकरा रहा है इस दीवार से तो वो लोग का मोमेंटम चेंज हो रहा है, और उसी चेंज इन मोमेंटम से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स। और अगर फोर्स है तो प्रेशर तो होगा ही, फोर्स है तो प्रेशर तो होगा ही। तो यानी कि इसी बारे में हम लोग यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको नीचे करके हम लोग लिख लेते हैं कि ये लोग जब मूवमेंट कर रहा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस impart pressure to the walls of the container, क्योंकि वो लोग का बाबू क्या चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर ये मोमेंटम चेंज जीरो होता तब हम लोग बोलते कि कोई प्रेशर इंपार्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मोमेंटम चेंज एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये प्रेशर इंपार्ट कर रहा है। क्या भाई समझ में आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो ये हो गया बाबू एक और पॉइंट इसके बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वाला पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोग का ये वाला था। चलो तो पहले एक काम करो, तुम लोग इतना लिख लो, फिर आगे का कुछ पोस्टुलेट है उसको बताएंगे। फिर अभी तुम लोग हम बोले कि प्रेशर इंपार्ट कर रहा है तो वो प्रेशर कितना होता है, उससे फिर हम लोग चैप्टर का आगे का कहानी स्टार्ट करेंगे, और उससे बहुत सारा सवाल भी आया है, उसी प्रेशर का फॉर्मूला से भी इवन बहुत सारा क्वेश्चन आया है, तो उसको भी करेंगे हम, जेईई मेंस में भी आया है, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोग ये बात कर लिए पोस्टुलेट नंबर कितना तक, 4 तक बात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ, यही वाले में बता देते हैं। हाँ ये वाला भी लिखना है, चलो नहीं लिखे तुम लोग, चलो लिख लो पहले इसको फटाफट, इसको बात करते हैं। तो ये तुम्हारा हम लोग बात किए पॉइंट नंबर 4 तक। अब फिर चलेंगे नेक्स्ट की तरफ हम लोग, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। हाँ यहाँ तो आएंगे ही, लेकिन कुछ पोस्टुलेट्स और बचा हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। अब देखना बाबू पोस्टुलेट नंबर 5, और ये भी बहुत मजेदार है। अभी पहले ना पोस्टुलेट नंबर 5 में पहले हम ये तुमको बता रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज नियरली जीरो। मतलब हर एक मॉलिक्यूल जो है आइडियल गैस का, उसका वॉल्यूम लगभग क्या है, लगभग जीरो है, एग्जैक्टली जीरो नहीं लगभग, लेकिन जीरो है, मतलब बहुत छोटा उसका साइज है, ठीक है। तो अगर हम, अरे क्या तो बहुत भयानक हो गया यार, चलो उसको दोबारा से करना पड़ेगा कनेक्ट। चलो तो 4th पॉइंट में हम क्या बता रहे थे तुम लोग को, 5th में बता रहे थे ना, 5th पॉइंट में क्या बता रहे थे तुम लोग को, अभी लिखे भी थे हम कि जो वॉल्यूम होता है गैसेस का, ईच मॉलिक्यूल का गैस का, उसको क्या ले रहे हैं हम लोग, जीरो। मतलब हर एक मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज नियरली जीरो, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है इसलिए नियरली जीरो है। अब लेकिन मास जीरो नहीं समझना है, मास उसका बहुत कम है, मास जीरो बोल देंगे तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगा।
मतलब कि तो नॉन एग्जिस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, तो अगर वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस 0 है, तो जब उसको हम कंटेनर में छोड़ रहे हैं भाई, जब उसको हम कहां छोड़ रहे हैं, कंटेनर में, तो कंटेनर में छोड़ने के बाद वो एक जगह पे तो नहीं है। कंटेनर में छोड़ने के बाद वो अगर उसके पास थोड़ा सा टेम्परेचर है, ठीक है, 0 के लिए नहीं, उससे थोड़ा अबव टेम्परेचर है, तो फिर वो रैंडम मोशन इधर उधर करेगा। टेम्परेचर के ही कारण उसका मोशन हो रहा है। क्योंकि तुम लोग ये सुना भी होगा कि जब हम लोग बोलते हैं कि साउंड का स्पीड एयर में 330 मीटर पर सेकंड है, तो बोलते हैं वहां पर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर साउंड और तेजी से चलने लगेगा, क्योंकि पार्टिकल और ज्यादा वाइब्रेट करेगा, तो साउंड तेजी से प्रोपोगेट करेगा। तो इसीलिए यहां पर क्या है ना कि ये जो पार्टिकल है ये सब तरफ जाएगा, सारे डायरेक्शन में जाएगा, और इसके पास मतलब इधर उधर जा रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इधर उधर जाने के लिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और तुम जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इसका चलने का स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, 0, बहुत छोटा है क्योंकि साइज इसका। तो जब इसको हम लोग ऐसे पूरा कंटेनर में छोड़ दिए तो कंटेनर का जितना वॉल्यूम है उसमें ये पूरा फैल गया गैस। लेकिन अगर ये कंटेनर का वॉल्यूम को हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, उसको हम मान लेते हैं V। ये जो कंटेनर हम लोग लिए हैं इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं V। और अब हम क्या करते हैं कि ये जितना भी गैस मॉलिक्यूल है, बहुत सारा होगा भाई, मतलब कि काउंट करना तो फिर उसका लॉजिक ही नहीं होगा काउंट करने का, इतना सारा मॉलिक्यूल है। ये सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग इकट्ठा करके किसी एक जगह एकदम किसी एक जगह जमा कर देते हैं। फैला हुआ जितना मॉलिक्यूल है सबको एक जगह जमा कर देते हैं, एकदम खोपचा में एकदम सब यहां जमा कर देते हैं सारा मॉलिक्यूल को। तो हम लोग को दिखाई देगा कि ये लोकेशन जहां पर हम सब गैसेस को एक जगह पे ले आए, यहां पर अप्रोक्सीमेटली ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा, 0। मेरा कहने का मतलब है कि जब इन लोग को हम ऐसे ही छोड़ दिए फ्रीली तो सब तरफ फैल गया। लेकिन जब ये लोग को कंप्रेस करके एक जगह पे हम लेके आए तो हम देखे अरे यार ये तो कोई स्पेस ही ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, मतलब कंटेनर का थोड़ा सा भी वॉल्यूम ये लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हर एक का वॉल्यूम कितना है, 0। तो इन सब का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 0। यानी कि कंटेनर के कंपैरिजन में जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम कितना है, 0 है। क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल का जब हम वॉल्यूम बोल रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम तो 0 हो गई। तो इसी पोस्टुलेट को किताब में लिखता है द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यही पोस्टुलेट एग्जैक्टली लिखता है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is 0 in comparison to volume of the container, कंटेनर के वॉल्यूम को कंपेयर में गैस का वॉल्यूम 0 है। ठीक, ये पोस्टुलेट क्लियर है। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट के ऊपर। ये तो एक हो गया। अब इसके बाद बाबू जो अब पोस्टुलेट बताने वाला है, फिर से ये पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये बताने वाले तो 5 वाला तो बहुत इजी था, 6th वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोग एक चीज मालूम है कि यहां पर जब मेरे पास कोई भी चीज होता है, तुम लोग ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन तुम लोग पढ़ा होगा, और ग्रेविटेशन में तुम लोग सुना होगा कि अगर दो बॉडी के पास मास है तो वो दोनों बॉडीज में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बॉडी मास वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो लोग मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और अगर दो बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, -Gm1m2/r, ये सुना होगा तुम लोग। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कौन सा एनर्जी एसोसिएटेड होगा उससे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तुम लोग मतलब ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, ठीक। और सही में अच्छा देखो, अब गैस का मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा है और वो लोग का मास भी क्या है, बहुत कम है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना बाबू, वो हेवनली बॉडीज के लिए होता है। जैसे अभी हम लोग जो है, हम लोग छोटा छोटा मास है, हम लोग हेवनली तो नहीं, इसलिए हम लोग पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका वैल्यू इतना कम है कि हम लोग बोल देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पे नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन अर्थ जो है वो तो हम लोग पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, क्योंकि अर्थ तो एक हेवनली बॉडी है और हम लोग एक कैसा बॉडी होगा उसके लिए, छोटा बॉडी। तो अगर मेरे पास एक हैवी बॉडी है और एक छोटा बॉडी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर एक हैवी बॉडी है और दूसरा भी हैवी बॉडी है तब तो ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़िया लगेगा। लेकिन अगर दोनों छोटा छोटा बॉडी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर मतलब कि उसका बात करना वहां बेकार हो जाएगा। तो ये जो आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, इसका साइज को हम कैसा बोल रहे थे, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसका वॉल्यूम को हम बोल रहे थे नेग्लिजिबल है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन लोग में तो नहीं लगेगा, ये बात तो कंफर्म है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का भी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स नहीं है तो एनर्जी कहां से आएगा। क्लियर बात। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या इसके बारे में, देयर इज, अब किताब में लिखता है पोस्टुलेट देयर इज, और इसको समझाएंगे अभी, देयर इज नो इंटरेक्शन between
देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस या फिर सिंपली तुम गैसेस भी बोल सकता है। इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन का मतलब या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। तो ये लोग में ना ही अट्रैक्शन रहेगा ना ही रिपल्शन। इंटरैक्शन का मतलब या तो हम रेफर कर रहे हैं रिपल्शन को या तो हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन के बारे में। दोनों ही नहीं होगा यहां पर, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं भैया कि ये लोग में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। लेकिन ये बहुत अजीब चीज है। रियल लाइफ में अगर हम लोग बात करेंगे रियल गैसेस के बारे में, तो वो लोग में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, क्योंकि वो लोग में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है। मतलब ये भी एक क्या है? ये भी एक अजम्पशन है। ये भी जो तुमको हम पढ़ा रहे, दिस इज ऑल्सो अजम्पशन। असल में देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन है। जैसे हम लोग में अट्रैक्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है, बट होता तो है ना यार। इसका मतलब ये थोड़ी हम बोल देंगे नहीं होता है। लेकिन यहां पर इस असम्पशन को माना जा रहा है कि ये लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है बाबू? 0 है। ये माना जा रहा है, एज्यूम्ड है, ये भी असम्पशन है। तो तुमको अगर हम बोलेंगे टोटल एनर्जी के बारे, किसके बारे में बात करेंगे? टोटल एनर्जी के बारे। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इसके पास स्पीड तो है, और जितना पॉसिबल स्पीड है सबसे ये लोग चलता है इधर। जितना पॉसिबल वेलोसिटी होता है, जितना पॉसिबल वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग का मोशन कैसा होता है? रैंडम, ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। पॉसिबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना वहां पर फ्री स्पेस होगा उसी हिसाब से चलेगा लोग। तो टोटल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी और किसका सम होता है? काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। किसी भी गैस से एसोसिएटेड जब हम लोग टोटल एनर्जी का बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप का एनर्जी होता है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। इसमें कौन सा वाला नहीं होगा? पोटेंशियल। यानी कि टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? काइनेटिक होगा। और ये शायद तुम लोग केमिस्ट्री में भी सुना होगा कि आइडियल गैस का जो टोटल एनर्जी होता है वो प्योरली काइनेटिक होता है, क्योंकि हम लोग उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या मान लेते हैं? 0। ऐसे भी लिखा रहता है एनसीईआरटी बुक में, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू 0। मतलब एजम्पशन है ये बेसिकली। तो यहां पर चलो उसी बारे में ये वाला पॉस्टुलेट है, यहां पर लिख देते हैं इसको, पॉस्टुलेट नंबर 6 के बारे में। द टोटल एनर्जी ऑफ गैस इज प्योरली काइनेटिक, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अब ये सारा चीज तुम थर्मोडायनेमिक्स में जब जाएगा तो वहां सारा यूज होगा ये सब। थर्मोडायनेमिक्स में टर्म पढ़ेगा तुम इंटरनल एनर्जी, ठीक है? तो वहां पर भी ये वाला पोस्टुलेट जो हम बताए हैं वो यूज होगा। तो आगे वाला चैप्टर के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और जान लो, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते केटीजी पढ़ना है, ऐसा नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि दोनों से जो क्वेश्चन आ रहा है कंपाइल करके आ रहा है। तो अगर तुम केटीजी पढ़ रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स भी पूरा पढ़ना होगा, तब जाकर के तुम्हारा एक मतलब रेलिवेंट मार्क्स बन पाएगा। तुम चाहे नीट का देख लो, तो चाहे जेईई मेंस का सिलेबस देख लो, दोनों को एक साथ मिला के एक ब्रांच होता है। और थर्मल प्रॉपर्टी भी होता है। थर्मल प्रॉपर्टी देखो, असल में ना ये जो हीट वाला पार्ट है वो स्टार्ट वहीं से होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, ठीक है? तो ये हीट का ही अंदर ये 2 चैप्टर है, एक तुम्हारा ये केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये पोस्टुलेट्स पहले लिख लो, इतना ही पोस्टुलेट है। और भी कुछ कुछ होता है छोटा मोटा पोस्टुलेट, बट वो सबका रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे डेंसिटी जो होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, डेंसिटी चेंज नहीं होता है। गैस जो हम लोग अंदर भर रहे हैं उसका डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट होता है। तो ये सब कोई उतना इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट नहीं हो। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारा हम बता दिए। तो कितना बच गया? 2 ठो बच गया ना, एक ये वाला और एक ये वाला। चलो इसको फटाफट लिखो, फिर हम लोग चलेंगे प्रेशर की तरफ। तो ये तुम लोग को हम सारा पोस्टुलेट बता दिए, ठीक है? हाँ, कुछ कुछ सब जो हम बोल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ द गैस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, वो सब भी है, लेकिन वो सबको कोई जरूरत नहीं हो सकता है ना। जितना इंपॉर्टेंट चीज था, जितना हो सकता था, सारा हम पोस्टुलेट बता दिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का मेन मुद्दा था, वो लोग क्या एक निकालने में इंटरेस्टेड था बाबू, कि कितना प्रेशर इंपार्ट करेगा। और असल में वो लोग जो प्रेशर निकालना चाह रहा था, वो प्रेशर किसी एक मॉलिक्यूल का कितना लग रहा है वॉल पे, उसमें नहीं, टोटल जितना मॉलिक्यूल है सबका प्रेशर निकालना है, ठीक है? तो यहां पर पहले हम कंटेनर ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये प्रेशर आता क्यों है? तुम लोग को हम बताए थे थोड़ी देर पहले, पोस्टुलेट में ही बताए थे। प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि वो लोग का मोमेंटम चेंज होता है, और मोमेंटम का चेंज होने से ही क्या इंपार्ट होता है वॉल में? फोर्स लगता है, तो प्रेशर तो होगा ही भाई, ठीक है? तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये किस वजह से है? ड्यू टू collision of the molecules with the wall of container से रेगुलर collision की वजह से। और वो प्रेशर का एक्सप्रेशन अभी तुमको हम बता रहे हैं, प्रेशर कैसे इंपार्ट होगा भैया? सारा ढेर सारा मॉलिक्यूल जाएगा, ऐसे जाके प्रेशर इंपार्ट करेगा,
प्रेशर लगा करके वापस उधर मुड़ के आ जाएगा। सब तरफ हो रहा है, यहां भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर का अभी तुमको हम एक्सप्रेशन बता रहे हैं, जितना इसका मतलब फिजिकल मीनिंग जो भी है उसको बता रहे हैं, और फिर इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको बताते हैं, क्वेश्चन एक करवाते हैं, और उसके बाद फिर ये प्रेशर का डेरिवेशन क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेरिवेशन आज इसका नहीं रहेगा, आज इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है 1/3 स्मॉल एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस। अब ये वी आर एम एस क्या होता है भैया बताएंगे, ये आने वाला क्लास जो अपकमिंग है उसमें बताएंगे वी आर एम एस का मतलब, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये हुआ, ठीक है। तो ये m का मतलब क्या है, m का मतलब है ईच मॉलिक्यूल का मास कितना है वो। ये n का मतलब क्या है, n का मतलब जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो। तो अगर ये n और m को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास कितना है सारे मॉलिक्यूल्स का वो मालूम चल जाएगा। ये किसका मास है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का, और ये n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल मास मॉलिक्यूल का कितना है वो मालूम चल जाएगा। आरएमएस स्पीड क्यों लिख रहे हैं, ये तो v का मतलब स्पीड समझना है, लेकिन आरएमएस ही क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग आरएमएस, वैसे रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन क्या मीनिंग है उसका वो नेक्स्ट क्लास बताएंगे। ऐसे हम यहां पर बस लिख देते हैं, वी आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। और ये v का मतलब क्या है, वॉल्यूम, कैपिटल V जो नीचे में लिखे हैं उसका मतलब है वॉल्यूम, और P तो खैर प्रेशर है। ये प्रेशर किसी एक मॉलिक्यूल का है या सारे का है, तो ये प्रेशर किसकी वजह से है, ऑल द मॉलिक्यूल्स, जितना भी मॉलिक्यूल्स है कंटेनर में जिसको हम भरे हैं उस सब की वजह से टोटल प्रेशर है ये, ठीक है। चलो इसको लिख लो फटाफट। ये पीछे वाला कुछ हम और एक्स्ट्रा बताएं क्या इधर, बस यही वाला है ना, पीछे तो बाकी सब लिखा है। चलो इसको छाप लो फटाफट। अब देखो इसके बाद क्या है नेक्स्ट, ये तो हम तुमको बताएं प्रेशर के बारे में, प्रेशर का फॉर्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभी प्रेशर का जो फॉर्मूला बताए थे इसमें हाँ सारा का मीनिंग तो हम बता दिए थे, कौन क्या है, m का मतलब n का, इसे बता दिए थे। v का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका, गैस का कि कंटेनर का, गैस का, क्योंकि प्रेशर किसका है, गैस का, तो वॉल्यूम किसका होगा, गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन कंपैरिजन टू द पूरा कंटेनर जो है उसके कंपेयर में जीरो, और वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो कब हो रहा है, जब उसको जा करके कोने में हम जमा कर रहे हैं, तो हमको पता चला अरे यार इंडिविजुअल का वॉल्यूम जीरो है, तो टोटल पूरा गैस का वॉल्यूम कितना हुआ, जीरो। लेकिन अभी ये कंटेनर में फैला हुआ है, और जब फैला रहेगा तब ना प्रेशर इंपार्ट करेगा, एक कोने में जमा करेंगे उस समय तो नहीं, समझा बात। तो ये V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द गैस, कब, जब वो पूरा कंटेनर में फैला हुआ है तब, उस समय का वॉल्यूम। और ये P का मतलब है प्रेशर, प्रेशर लेकिन कब वो इंपार्ट करेगा, जब उसको हम फ्री छोड़ेंगे पूरा मूव करने के लिए रैंडमली, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं भाई इसके आगे, ये प्रेशर वाला जो फॉर्मूला तो लिखवा दिए हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला से, उसको बताएंगे। प्रेशर कैसे इंपार्ट करेगा, कितना इंपार्ट करेगा, मतलब यही फॉर्मूला को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, P इज इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m इंटू n वी आरएमएस, ये आरएमएस स्पीड है, डिवाइडेड बाई, आरएमएस स्पीड बताएंगे अगले बार हम, और ये v का मतलब वॉल्यूम है। अभी जरूरत नहीं जानने का, अभी बस इतना समझ लो जैसे कैसे एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। तो उसी के जैसा एक अलग टाइप का क्वांटिटी होता है आरएमएस। रूट मीन स्क्वायर क्यों हम लोग बोले हैं, क्योंकि मेरे पास देखो मॉलिक्यूल एक है, क्या बताओ यार, क्या एक मॉलिक्यूल नहीं, बहुत सारा मॉलिक्यूल है। अब देखो इसको रूट मीन स्क्वायर क्यों बोलते हैं वो बताएंगे, फिर इसमें और डिटेल में जाना है आगे, है ना। इसको देखो ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, और कितना मॉलिक्यूल है, बहुत सारा है ना बाबू, v3 स्क्वायर, v3 स्क्वायर डॉट 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 कहां तक जाएंगे, vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ तो एवरेज टाइप का है कुछ चीज, क्योंकि देखो सबका स्पीड हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, डिवाइड बाय, देखो ऐसा इसका नाम रूट मीन स्क्वायर क्यों रहा, क्योंकि देखो पहले तुम क्या कर रही हो, उसको देखो उल्टा देखना, स्क्वायर मीन रूट, ऐसे देखो इसको, पहले देखो स्क्वायर है, देखो सब में स्क्वायर दिख रहा है, उसके बाद मीन, मीन कहने का मतलब कि जितना है एक को जोड़ो डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितना है वो, और रूट है तो देखो इसमें रूट है, तो ये इसका होता है, लेकिन आगे इसको डिटेल में और जानना है, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात तुमको क्यों लिखवाए हैं, ताकि तुमको ये बात समझ में आ जाए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स का कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेशर किसका है, सारे मॉलिक्यूल का, तो स्पीड का जो पार्टिसिपेशन होगा वो सबका होगा ना भाई, ठीक। अब देखो यहां पर हम ना पहले एक यहां पर हम लोग केस लेते हैं जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास जो कंटेनर है, मेरे पास जो कंटेनर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है, कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है वो 1 मोल है, कितना मोल है,
तो 1 मोल ऑफ गैस है, हम लोग ये सोच लेते हैं मान लो कि 1 मोल गैस है मेरे पास, 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक। तो मतलब कि ये जो कैपिटल एन है, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा। रीजन, क्योंकि अगर हम 1 मोल गैस बोलते हैं तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, क्योंकि हमको 1 मोल में पता होता है कि 2 मोल लेते हैं तो एवोगाड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर इसको कितना लिखेंगे, 6.023 इंटू 10 का पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, यही होता है ना, ये एवोगाड्रोस नंबर का होता है वैल्यू। बहुत लंबा भी जाता है, आगे भी जाता है, लेकिन हम लोग इतना अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं। तो यहां पर हम एवोगाड्रोस नंबर ले सकते हैं अगर हमको 1 मोल कितना प्रेशर इंपार्ट कर रहा है उसको निकालना है, तो यहां एवोगाड्रोस नंबर ले लेंगे। और ये m का मतलब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक। तो यहां पर P इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन प्रेशर का हम किसके लिए लिख रहे हैं बाबू, 1 मोल के लिए, है ना। अच्छा, यहां पर मास को m लिख दिए, एवोगाड्रोस नंबर को Na, और यहां पर है VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये V का मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर बोल दिया सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये वॉल्यूम को हम यहां भेज देते हैं। इससे देखो एक बहुत बढ़िया एनालिसिस मिलेगा तुम लोग को, ये फॉर्मूला का मीनिंग समझ में आएगा। हम किए क्या, यहां पर प्रेशर का फॉर्मूला बताएं, फिर 1 मोल गैस को अगर हम कंटेनर पे भर दिए हैं तो वो कितना प्रेशर इंपार्ट करेगा, उससे थोड़ा रिलेट कर रहे हैं। तो यहां पर देखो P बराबर, PV आया था हम लोग का, PV बराबर 1/3, PV बराबर 1/3 m एवोगाड्रोस नंबर और VRMS का स्क्वायर, ये आया, ठीक। अब तुमको मालूम है कि Na इंटू एम का मतलब होगा कैपिटल M, यानी कि कैपिटल M क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मतलब जितना भी मॉलिक्यूल्स है गैस का, उन सब का कैसा मास हो गया, ये टोटल मास, राइट, टोटल मास हो गया, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास कितना है मालूम चल जाएगा। तो इसके जगह हम कैपिटल M लिखेंगे, कोई बुराई है बताओ उसमें, तो यानी कि यहां से आ जाएगा PV इज इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल M, और यहां से हो जाएगा VRMS स्क्वायर। और ध्यान रखना बाबू, VRMS के बारे में तुमको तभी से बता रहे हैं कि हम स्पीड जो लेना चाह रहे हैं वो सबका लेना चाह रहे हैं, इसलिए RMS स्पीड ले रहे हैं, ठीक। अब ऐसा है कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये वाले इक्वेशन को। तो यहां से 1/3 और यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो यहां हो जाएगा MVRMS का स्क्वायर और यहां PV। अब इसके बाद देखना, चलो यहीं पर बता देते हैं आगे। अब यहां से तुम लोग देखना कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू 1/3, अच्छा यहां पर 2 ऐसे लिख, 2/3 लिख सकते, चलो 2/3। अब देखो ये जो हाफ, यहां पर एक हाफ दिख रहा है mv स्क्वायर, ये हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगा, हम लोग पढ़ा है लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, चलो तुम लोग बताना, ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी किसका आ रहा है, 1 मोल, 1 मोल का बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पर हम लोग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखे हैं वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर लिए हैं, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी 1 मोल का है। 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ये नहीं है, ये जितना हम लोग मोल लिए थे उसका काइनेटिक एनर्जी है, टोटल 1 मोल लिए थे उसका, बराबर PV। अब तुम लोगों को एक चीज यहां से दिख रहा होगा भाई कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है PV इज इक्वल टू, मतलब ये एक रिलेशन आया, ये ज्यादा फेमस नहीं है, ये ज्यादा फेमस रिलेशन नहीं, इसलिए उसको हम बॉक्स से हटा देते हैं, ये उतना फेमस रिलेशन नहीं है। इसके बाद देखो, अब इसके आगे जो हम निकालेंगे रिलेशन ना, वो ज्यादा फेमस है, तो इसको यहां लगा देते हैं, चलो से हटता नहीं देखो अभी हम क्या रिलेशन लाए थे, PV इज इक्वल्स टू 2/3, PV इज इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, लेकिन किसका, 1 मोल का। अब तुम लोगों को शायद आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा। अच्छा, ये जो हम लोग जितना पढ़ाई किए हैं इसमें, इससे ये बात तो कंफर्म हो गया कि जो गैस हम लोग यहां पर ले रहे हैं वो कैसा गैस है, आइडियल गैस, ये तो कंफर्म हो गया। तो अगर ये आइडियल गैस है कंटेनर के अंदर, तो आइडियल गैस इक्वेशन को तो ओबे करेगा ही, यानी कि हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। इससे एक बहुत गजब बात निकल के आएगा, जो कि मतलब पूरा जिसपे KTG टिका हुआ है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग को पता है होता है PV इज इक्वल्स टू nRT, और तुम यकीन मानो बाबू, जो टॉपिक 1 जो है, मतलब इसमें जो स्टार्ट हुआ है, इसमें मतलब मान के चलो कि कम से कम तो 20 सवाल इसी इक्वेशन से, सिर्फ PV इज इक्वल टू nRT, 20 सवाल सिर्फ इसी इक्वेशन से आया है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी जो 2024 जेईई मेंस हुआ था उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड खाली इसी से,
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां पर इस पीवी इस नंबर ऑफ मोल को हम 1 ले सकते हैं। हाँ एकदम ले सकते हैं, क्योंकि एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, आर ये टी पी ये सब पता है ना तुम लोग को। पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आर का मतलब गैस कांस्टेंट, और टी का मतलब वो जो गैस है उसका टेम्परेचर, जो भी गैस कंटेनर में भरा है उसका टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट ये सबका वैल्यू भी होता है, कितना होता है गैस कांस्टेंट का वैल्यू? 8.314। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस करके पीवी इज इक्वल्स टू आरटी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं 1 और ये वाले को मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं हम लोग? फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं कि RT इज इक्वल्स टू, इसको 3/2 इधर ले लेते हैं, चलो 3/2 RT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसका? 1 मोल का। और ये R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, 3/2 भी कांस्टेंट, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा 1 मोल का वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना आइडियल गैस का, बस उस पर डिपेंड करेगा। अगर आइडियल गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा कंटेनर के अंदर तो उसके पास ज्यादा रैंडमनेस आएगा और वो और तेजी से कंटेनर के अंदर घूमेगा। देखो, तो वही चीज इससे इंटरप्ट हो रहा है। अब ये हम लोग कहां से लेके आए कि काइनेटिक एनर्जी 1 मोल का टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, जो लोग प्रेशर का इक्वेशन दिया था उससे। और वो प्रेशर का इक्वेशन कब निकलेगा? जब जो केटीजी का पोस्टुलेट्स है उसको हम लोग एक्सेप्ट करके चलेंगे, तभी वो एक्सप्रेशन आ सकता है जो तुमको हम पीछे लाके दिखाए थे। इसका मतलब ये पोस्टुलेट तो काम का है, इसलिए केटीजी का जो थ्योरी जितना वो लोग बताया कि इंटरेक्शन को इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए इंटरेक्शन को। ठीक है, और क्या बताया कि मान लीजिए कि जो कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व है, लॉस नहीं हो रहा है। तो वो सब मान करके वो एक्सप्रेशन प्रेशर का आ जा रहा था, और उसी से हम लोग यहां तक पहुंच रहे थे कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो गैस का चलने का स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है, या ऐसा कह लो कि गैस में रैंडमनेस बढ़ जाता है। इसीलिए वो प्रेशर का इक्वेशन को भी एक्सेप्ट किए, जितना पोस्टुलेट था उसको भी एक्सेप्ट किए। अब देखो, चैप्टर का नाम क्या था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्यों समझ रहा हो क्यों उसके बारे में बात कर रहा है? क्योंकि जो गैसेस में मोशन है वो सिर्फ कौन सा वाला मोशन है? काइनेटिक वाला। पोटेंशियल को तो लोग गायब कर दे रहा है, इसीलिए चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो ये वाला तुम लोग लिख लो, ये तो बहुत लंबा। अब देखो, इतना इतना लंबा लिखना रहेगा भाई, लिख के बैठते रहे, लिखते रहेगा बैठ के तो क्या होगा? देखो जल्दी। तो इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट मिलेंगे जो प्रेशर होता है उसका डेरिवेशन के साथ, और इसके ऊपर जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन आया है उसके ऊपर। थैंक यू। थैंक यू हम लोग ऐसा नहीं बोलते, हालांकि थैंक यू हम लोग ऐसे बोलते हैं।